तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 9th का चैप्टर 1 द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इसमें दोस्तों होता ऐसा है कि इसमें जैसे हम पिक्चर देखते हैं और उसमें स्टार्टिंग में एक घटना बता देते हैं, फिर पिक्चर शुरू होके वो घटना बाद में आती है। तो इसमें भी ऐसा ही हुआ है। और इसमें हुआ ऐसा है, देखिए 14 जुलाई 1789 जो पेरिस सिटी थी उसमें एक अलार्म हुआ जिसमें राजा ने आर्मी और ट्रूप्स को बुला लिया पेरिस शहर में कि यहाँ पे वो हो रहा है तो उसको कंट्रोल करो। तो फिर लोगों को ऐसी एक अफवाह फैल गई कि राजा ने लोगों पर गोली चलाने के लिए किया है। फिर कुछ 7,000 मैन और वुमेन इकट्ठा हुए टाउन हॉल में और पीपल की मिलिटा बनाई। फिर वो उनने गवर्नमेंट बिल्डिंग को तहस नहस कर दिया। फिर उनने एक ईस्टर्न पार्ट सिटी के ईस्टर्न पार्ट में एक जेल बेस्टाइल नाम की जेल को तोड़ दिया, उसमें से 7 कैदी को छुड़वा दिया। फिर उसमें वास और उसके जो वो थे उस जेल में जो सिपाही थे उनको मार दिया और उस 7 कैदी थे उनको छुड़ा लिया और बेस्टाइल के स्टोन्स जो पत्थर थे उनको निशानी के रूप में ले गए। और इसी रिवॉल्यूशन के बाद फ्रांस में बहुत सारे रिवॉल्यूशन होने लगे, जैसे कि ब्रेड की बढ़ती प्राइस, ऐसे सब। दोस्तों ये है चैप्टर का फर्स्ट पार्ट, फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। इसमें 1774 को लुइस 16 एक बर्बन डायनेस्टी के जो थे वो राजा बने थे। वो 20 साल के थे जब वो राजा बने थे। उनकी शादी हुई मेरी एंटोनी से, ऑस्ट्रियन प्रिंसेस जो थी। और फिर वो अपने मंत्री से पूछते हैं कि वो शासन संभालने आते हैं, तो जब वो देखते हैं कि खजाना खाली है तो फिर वो पूछते हैं कि खजाना खाली क्यों है। फिर उन्हें पता चलता है कि खजाना खाली इसलिए है क्योंकि वर्सलीस को मेंटेन करने में और लुई 16 के अंदर 13 अमेरिकन कॉलोनीज को हेल्प कर रहे थे इंडिपेंडेंस दिलाने में, उनके कॉमन एनिमी ब्रिटेन से। और फिर इस वॉर में कुछ बिलियन लीवर्स कर्जा हो गया उन पे। लीवर एक लीवर एक यूनिट करेंसी इन फ्रांस जो उस टाइम पे चलती थी 1794 में। और इसके साथ 2 मिलियन लीवर्स उनके साथ और कर्जा हो गया। और फिर इस कर्जे का चार्ज 10% इंटरेस्ट लोन पे था। ये मिलिट्री को, कोस्ट ऑफ आर्मी को, कोर्ट को, इनको सब चलाने के लिए पैसा लग रहा था, इसके कारण एम्प्टी खाली हो गया। और फिर राजा ने सोचा कि हमें टैक्स बढ़ाना चाहिए, तो उन्होंने सिर्फ थर्ड स्टेट से टैक्स बढ़ाया। उस टाइम पे इस फ्रांस में फ्यूडल सिस्टम चलता था। फ्यूडल सिस्टम में 3 स्टेट्स होती थी, जैसे आपको दिख रही है यहाँ पे। क्लर्जी, नोबिलिटी। क्लर्जी ऐसी थी, क्लर्जी में चर्च से रिलेटेड लोग थे। और फिर नोबिलिटी में राजा से संबंध रिलेटेड। और फिर थर्ड स्टेट में बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट ऑफिसर्स, लॉयर्स, पीजेंट्स एंड आर्टिसंस, सम स्मॉल पीजेंट, लैंडलेस लेबर्स एंड सर्वेंट्स, ये सब थे। और फिर इनने कर्जा उन थर्ड स्टेट से बढ़ाया। और इसमें 2 तरह के टैक्स होते थे। एक तो टैक्स होता था जो चर्च के लोगों को देना पड़ता था, पीजेंट्स को, उनकी 1/3 फसल, मतलब एग्रीकल्चर जो फसल आती है उसमें से। वो ये टेली टैक्स ये डायरेक्ट पे किया जाता था गवर्नमेंट को। दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है द स्ट्रगल टू सर्वाइव। फ्रांस में जो पॉपुलेशन होती है वो बढ़ जाती है। 1750 में 23 मिलियन रहती है। 1789 आते आते 28 मिलियन हो जाती है। तो पॉपुलेशन बढ़ी है तो फिर फूड ग्रेन्स की डिमांड भी बढ़ेगी। पर पर डिमांड के चलते, जैसे डिमांड हो रही थी इससे फूड ग्रेन की वो नहीं हो रही थी, प्रोडक्शन नहीं हो रही थी। और ऐसे ही ब्रेड की प्राइस बढ़ जाती है। और वर्कर्स की रहती है वो, उनकी वो वेजेस नहीं बढ़ती है, वेजेस फिक्स होती है, और ये फूड ग्रेन्स की प्राइस बढ़ जाती है। तो पुअर और गरीब होते जाते हैं और अमीर खा पाते हैं। और इस टाइम पे कभी जो ड्रोट और हेल्थ की समस्या आ जाती है, जैसे कि
बर्फ़ गिर जाती है, फसल नष्ट हो जाती है, ऐसी सिचुएशन आ जाती थे, तो उनको सब्सिस्टेंस क्राइसिस से जूझना पड़ता था। सब्सिस्टेंस क्राइसिस एक सिचुएशन रहती है जहाँ जो बेसिक मीन्स रहती है रोज़ खाने पीने की चीज़ें वो खतरे में होती है। तो हमारा अगला टॉपिक है एक ग्रोइंग मिडिल क्लास एनविसेट्स एंड एंड टू प्रिविलेज। इसमें होता ऐसा है, जो पेशेंट्स और वर्कर्स है वो रिवोल्ट में पार्टिसिपेट करते हैं कि टैक्स कम वो टैक्स बढ़ जाता है और फूड की कमी भी हो जाती है। फिर कमी होने के कारण प्रोग्राम सोशल और इकोनॉमिक ऑर्डर वो सही नहीं चलता है। तो फिर इसमें जो थर्ड स्टेट के अमीर लोग रहते हैं वो एजुकेशन और न्यू आइडिया दिलवा पाते हैं अपने बच्चों को, बाकी गरीब लोग नहीं दिलवा। फिर 18th सेंचुरी में कुछ ग्रुप सोशल ग्रुप इमर्ज होते हैं तो मिडिल क्लास के लिए। उस समय पे जो ये अमीर लोग रहते थे वो जिनके पास पैसे रहते थे मिडिल क्लास, उनके पैसे बढ़ा लेते। वो ओवरसी बाहर दूसरे देशों से ट्रेस करते हुए गुड को मैन्युफैक्चर गुड करके वुलन सिल्क टेक्सटाइल इन सब का करते हुए, और इनमें से कुछ मर्चेंट और मैन्युफैक्चरर्स होते थे। थर्ड स्टेट में प्रोफेशन लॉयर्स होते थे, एडमिशन ऑफिसर्स होते थे। ये सब एजुकेशन वैल्यू करते थे। नो, ये सब सोचते थे कि बर्थ के द्वारा प्रिविलेज सही नहीं है, ये अच्छा नहीं है। तो इस बात पे कुछ फिलोसोफर ने उनकी किताबें लिखी हैं। तो सबसे पहली किताब होती है जॉन लॉकी की, उनमें से बहुत सारे होते हैं, जॉन लॉके, जीन जैक जेस्क्यू। तो फिर जो जॉन लॉके होता है उसने उसकी 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में लिखा है, सो रिफ्यूट डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट। डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन को रखो और एब्सोल्यूट राइट भी होने चाहिए मोनार्क के। फिर रोस्क्यू ने उसकी किताब द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट पीपल और रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में होना चाहिए। फिर मोंटेस्क्यू ने उसकी किताब द स्पिरिट ऑफ लॉस में लिखा कि पावर का डिवीज़न होना चाहिए गवर्नमेंट बिटवीन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में। और ये जो सब बातें रहती हैं वो यूएसए अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखती है जब वो 13 कॉलोनी से डिक्लेयर हो जाती है इंडिपेंडेंस ब्रिटेन से। और ये जो आइडिया रहते हैं फिलोसोफर के ये फैलते हैं, जैसे कि ये स्लोगन मतलब ये नारे लगाते रहते हैं, ये पाम्पलेट्स लिखते हैं, जैसे कि वो रहते हैं ना कागज आते हैं लिखे लिखे। कॉफ़ी हाउसेस मतलब कॉफ़ी शॉप्स पे बातचीत चलती है तो ऐसे फैलती है लोगों के बीच में, न्यूज़पेपर बुक्स में भी आने लग, और सब प्रिविलेज के खिलाफ बातें करते हैं और प्रोटेस्ट करते हैं ना। तो आज का इस चैप्टर का हमारा दूसरा सेकंड टॉपिक है द आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन की शुरुआत कैसे हुई। तो इसमें लुइस 16 पे टैक्स बढ़ाता है, जो हमने पिछले पिछले वीडियो में पढ़ा था वो क्यों बढ़ाता है, और फिर वो इस टैक्स बढ़ाने के लिए स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाता है। उसमें स्टेट जनरल से एक पॉलिटिकल बॉडी है जो तीनों स्टेट अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजती है जिसमें, और ये मीटिंग लास्ट टाइम हुई थी 1614 में, और अब ये होती है। और फिर अब ऑन 5 मई 1789 लुइस 16 5 मई 1789 को लुइस 16 एक ऐसे स्टेट्स जनरल्स की असेंबली बुलाता है टैक्स नए टैक्स को लागू करने के लिए। और ये मीटिंग होती है एक वर्सलिस के एक बड़े हॉल में। फर्स्ट और सेकेंड स्टेट्स के 300 रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, और थर्ड वो जो सीट और थर्ड स्टेट के 600 रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं। थर्ड स्टेट्स के भी जो अमीर और एजुकेटेड मेंबर होते हैं वही आते हैं। पीजेंट्स, आर्टिशियंस और वुमेंस को इस असेंबली में आना मना था। हाँ, पर वो आ नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने 40,000 लेटर अपने रिप्रेजेंटेटिव के हाथ भेजे। इस मीटिंग में इस असेंबली में ऐसा होता था कि हर स्टेट्स के एक वोट होते थे, और लुइस 16 ने बोला कि ऐसा ही नियम इस बार भी लागू होगा। बट जो मेंबर थर्ड स्टेट्स के मेंबर थे उनकी डिमांड थी कि हर एक स्टेट्स जनरल्स का एक वोट हो, पर वो किंग लुइस 16 ने साफ साफ मना कर दिया।
ये एक फिलोसोफर रोस्क्यू ने उसकी किताब में लिखा था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट में। जब किंग ने इसे रिजेक्ट कर दिया तो फिर थर्ड स्टेट वहाँ से चली गई। अब जो थर्ड स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, स्पोक्समैन थे, वो समझते थे कि वो पूरे फ्रेंच के रिप्रेजेंटेटिव है। फिर वो 20 जून को असेंबल वो एक हॉल में इकट्ठा हुए टेनिस कोर्ट वर्सलिस के इंडोर टेनिस कोर्ट में। फिर ने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया कि वो नेशनल असेंबली है और वो एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करेगी। वो मोनार्की पावर लिमिट करना चाहते थे। तो उनके लीडर थे मिरुबियो एंड एप्सिसियस। मिरुबियो एक नोबल फैमिली में जन्म हुए एक नोबल फैमिली में जन्म हुए होने हुए पर वो ये सब नहीं मानते थे कि सोसाइटी फ्यूडल प्रिविलेज को नहीं मानते थे। फिर वो लोगों को ये पावर स्पीच स्पीच के वर्सलीज में सपोर्ट कर रहे थे कि मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए हमें और ये इनकी मनमर्जी नहीं चलेगी। और एप्सिसियस था, वो एक प्रिस्ट था, एक क्लर्जी स्टेट से बिलोंग करता था, पर वो भी इसे ही सही मानता था, प्रिविलेज के खिलाफ था। और वो भी पाम्पलेट लिखता था, लिखी थी उसने कि व्हाट इज थर्ड स्टेट क्या है। जब नेशनल असेंबली बिजी थी वर्सलीज में कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने में, रेस्ट और जो जनता बची थी बाकी की फ्रेंच में, और उस समय एक विंटर में बेड हार्वेस्ट हुआ जिससे कि ब्रेड की प्राइस बढ़ गई। तो जो बेक ब्रेड बेचते थे उनने ब्रेड छुपा ली कि हम ज़्यादा भाव का जब बेचेंगे ऐसे की। तो पीपर्स उनने वो कर दी। फिर कुछ घंटे बिताते हुए बेकरी एंग्री वुमेन की क्राउड ने स्ट्रॉन्ग कर दिया इस शॉप को। और उस समय पे किंग ने उसके आर्मी को बुला लिया कि पेरिस में कंट्रोल करो। तो फिर वो 14 जुलाई 1789 को होता है। क्राउड स्ट्रॉम्ड एंड डिस्ट्रॉय द बेस्टाइल, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि बेस्टाइल को डिस्ट्रॉय किया। और कंट्री साइड में वो विलेज टू विलेज जो मैनर्स रहते थे, मैनर एक एन स्टेट वो लोग स्टेट्स के लॉर्ड लैंड्स जिनके पास ज़्यादा लैंड रहता था वो रहते थे, वो भी वहाँ से भाग जाते थे। और जो फिर चेटक्स रहते थे वो भी ये नोबल्स और इनसे रिलेटेड रहते थे। वो भी उनके पीछे भी ये लोग पड़ गए और वो भी फिर शहर छोड़ के भागने लगे। उस समय पे वो भी देश छोड़ के भागने लगे थे, नोबल्स और क्लर्जी भी। फिर ये होता है। उसके बाद लुइस 16 आखिरकार नेशनल असेंबली को एक्सेप्ट कर लेता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगा। तो फिर उसी रात 4 अगस्त 1789 को असेंबली पास करती है एक डिग्री जिसमें वो फ्यूजल सिस्टम को अबोलिश कर देती है और टैक्स को भी। मेंबर जो क्लर्जी मेंबर रहते हैं उनको प्रिविलेज उनको प्रिविलेज देने का वो करते थे। टिथ अबोलिश हो गया था। लैंड जो चर्च के लोग जो लैंड आउन करते थे वो भी हटा दिए गए। और इसका रिजल्ट आया कि 2 बिल्स सील्ड हुआ गया इनके नोबल्स और चर्च के पास से, क्लर्जिस के पास।